नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष है वो अब एक नए दौर में पहुंच चुका है। जो घटनाक्रम और जो जानकारियां सामने आ रही हैं और सार्वजनिक हो रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, वो बेहद खतरनाक हैं। मध्य पूर्व या आप यूं कहें कि पूरी दुनिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और ये नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। संभावनाएं दो हैं, या तो युद्ध की स्थिति और ज्यादा भयावह होगी, या तो कुछ ही घंटों बाद अमेरिका एक ऐसा प्रयास करेगा कि ईरान और इजराइल वार्ता की मेज पर आए। लेकिन वो बाद की बात है। जो अभी की स्थिति जब मैं बात कर रहा हूं और जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक घटनाक्रम ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा कर दी है कि ईरान की राजधानी तेहरान के एयर स्पेस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान के नागरिक उन भीड़ भाड़ और महत्वपूर्ण स्थानों से जिसके इर्द गिर्द वो रहते हैं वहां से चले जाएं, क्योंकि हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहते और हम एक बहुत बड़ा अटैक तेहरान पर करने वाले हैं। मतलब आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। ये और बात है कि ईरान भी अपने रिटेलिएशन में इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बना रहा है और तेल अवीव सहित इजराइल, जो कि बहुत छोटा सा एक देश है, उसके कई शहर ईरान के क्रूज मिसाइल और रॉकेट्स के हमले में कुछ न कुछ तबाही तो झेल रहे हैं और 16 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है और इजराइल इन्हीं नागरिकों के मौत का बदला लेने की बात कह रहा है और वो कह रहा है अंतिम विजय की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। ये बात वहां के रक्षा मंत्री या आईडीएफ के चीफ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। इजराइल ईरान पर जीत दर्ज करने जा रहा है। एयर स्पेस पर कंट्रोल की वैसी ही बात आ रही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में 72 घंटे में भारत ने कह दिया था कि पाकिस्तान का एयर स्पेस हमारे कब्जे में है, और जो सच भी था। हम कर्नल वीरेंद्र शाही सर से इसी मामले पर जानकारी लेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही जानने के लिए ये जरूरी है और उत्सुक भी हैं कि आखिर में इजराइल ने सिर्फ 72 घंटे से कुछ ही ज्यादा समय में ईरान पर या उसके आसमान पर कब्जा कर लिया है, तो इसके मायने क्या है? सर, सवाल यही है, पहला सवाल यही है। धन्यवाद दिवाकर जी, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया और हमेशा की तरह जब सत्य और तथ्य सामने लाने होते हैं तो हम दोनों मिल बैठते हैं। जी, देखिए, हमने भी ऐसा ही बिल्कुल पाकिस्तान के साथ किया था। पाकिस्तान की ओर से अटैक आने के बाद, क्योंकि जो पहला हमारा प्रहार था वो केवल उनके दहशतगर्दों के ठिकाने पर था। उस समय तक एक लाहौर को छोड़कर उनकी जो एंटी एयरक्राफ्ट एक्टिविटीज थी वो सब ज्यों की त्यों थी। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, ये सोचते हुए कि हमारा हमला जो दहशतगर्दों पर था वो अटैक उन पर है, और जब उन्होंने उनकी साइड से अटैक करने की कोशिश की और हमलावर हुए, तो उसका जवाब हमने देने के लिए जो पहली बार नहीं किया था वो दूसरी बार किया। उसमें हमने उनकी जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको नाकारा किया। पहले कुछ ड्रोन्स भेजकर जिनको उन्होंने एयर अटैक समझा और सब उन्होंने वेपन खोल दिए एयर डिफेंस के। उनके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, उनके ठिकाने हमको मिल गए। हमने उनको रजिस्टर करके अगले कुछ मिनटों में उनको तबाह किया और उसके बाद पूरा आकाश स्वच्छंद तौर पर हमारा था। बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलते हुए आज इजराइल ने भी डिक्लेयर किया है कि टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि वी हैव कंप्लीट एयर सुप्रीमेसी ओवर ईरान। जी, जी, सो ऐसा ही उन्होंने कहा है कि दे हैव अचीव्ड टोटल एयर सुप्रीमेसी, जिसका मतलब है कि ना तो उनके एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, कोई भी डिफेंस सिस्टम,
या कोई भी उनके हवाई जहाज उनके एयरपोर्ट से उड़कर अब ईरानी हवाई जहाज़ों के रास्ते में कोई अड़चन नहीं डाल सकते। वो स्वच्छंद रूप से जहाँ जाएँगे अटैक करेंगे और अम्munition ऑफलोड करके लौटकर वापस अपने देश चले जाएँगे। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं, दर्शकों को हम बता दें कि ईरान पर जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित कर रहे हैं कि ईरान के एयर स्पेस पर हमारा कब्जा है, इसके मायने कर्नल सर ने जो समझाया कि अब ईरान का कोई डिफेंस सिस्टम, जब इजरायल का कोई जेट मतलब फाइटर जेट वहां पर एंट्री करेगा ईरान के एयर स्पेस में, तो वो रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ठीक पाकिस्तान की तरह इजरायल ने भी ईरान की स्थिति बनाई है। सर आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही इसके बात। आगे का सवाल है सर, जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि ईरान जो वास्तव में इतनी बातें करता था, और अभी भी वो, दो सवाल हैं इसमें, अभी भी वो इजरायल की राजधानी को भी निशाना अपने रॉकेट से, क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से कर रहा है, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम तो समाप्त हो गया, लेकिन जो ये आक्रमण कर रहे हैं ये कैसे संभव हो रहा है? और वास्तव में उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर था तो इजरायल की बराबरी वो कैसे करने की बात कर रहे थे? जी सर। देखिए, एक तो उनके शीर्ष जितने भी मिलिट्री लीडर्स थे ईरान के, वो मर चुके हैं और लीडरलेस फौज बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाती। जहां तक सवाल है उनके मिसाइल्स का, जो इजराइल के टारगेट्स ईरान ने पहले रजिस्टर किए हुए हैं, अब उन रजिस्टर टारगेट्स के ऊपर फायर करने का काम तो डाउन द ट्रूप्स किया जाता है, जो वो अभी भी करने की क्षमता रखते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट बैटल अलग चीज है और डायरेक्ट मिसाइल वॉरफेयर एक अलग चीज है। एंटी एयर में वो शत्रु के एयरक्राफ्ट को, जो तेज गति से चलते हैं, सुपरसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं, उनको निशाना बनाना अलग कला है और अलग उसके लिए वेपन सिस्टम चाहिए। जबकि मिसाइल्स की जो मार वो कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, वो डिफरेंट वेपन सिस्टम है और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि नो कांटेक्ट वॉर जो हो रहा है, नॉन कांटेक्ट ऑपरेशंस, ये 2000 और 2000 प्लस किलोमीटर के फासले से हो रहा है, जो कि नई शुरुआत है संसार के युद्ध प्रणाली में, कि इतनी दूर रहते हुए भी आप एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको और दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि यूक्रेन बहुत कोशिश करता रहा यूरोपियन देशों से लॉन्ग रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज के वेपन्स पाने के लिए, जो उसको काफी देर तक नहीं मिले थे, जिस पीरियड में अपने लॉन्ग रेंज का इस्तेमाल करते हुए रशिया ने यूक्रेन को काफी नाको चने चबा दिए थे। सर खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के इतने ताबड़तोड़ और इंटेंसिव या प्रिसाइज अटैक के बाद ईरान हिल गया है, और अब डायरेक्ट या कह सकते हैं आप इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, वो ये कह रहा है कि अगर इजराइल हमले रोक दे तो हम बातचीत कर सकते हैं। क्या संकेत है इस तरह के वाक्य को बोलने का? बड़ा सीधा है कि अब दम खत्म है, दम खत्म हो गया। जितने उन्होंने बड़कें देनी थी और जितना उन्होंने गीदड़ भपकियां देनी थी वो भी खत्म हो गई। जो अटैक कर रहे थे उनका भी दमखम खत्म हो गया और इजराइल ने न सिर्फ अपना आयरन डोम यूज किया है, उन्होंने 2 अमेरिकन सिस्टम भी वहां पर, पैट्रियट और एक के 17 या 16, को नाम नहीं मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा, 2 सिस्टम वो भी लगाए हैं। उसकी वजह से अगर उनके जो 100 मिसाइल आते हैं उसमें मुश्किल से 10% मिसाइल टारगेट हिट कर पा रहे हैं इजराइल में। उन 10% से भी क्षति हो रही है, पर वो इतनी नहीं है जो वास्तव में कि 90% नाकारा जो हो रहे हैं न होते और पहुंचते तो क्षति होती।
प्रिसाइज अटैक की जहां तक बात है सर, और इसका वीडियो भी सार्वजनिक हो रहा है, वायरल भी हो रहा है। एक टीवी एंकर समाचार पढ़ रही थी और अटैक आया है और पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाही की ओर बढ़ गई, क्योंकि फिर उसके बाद उनके यहाँ वो एक नारा किसी पुरुष की आवाज में आ रहा है, अल्लाह अकबर का वो नारा लगा रहे हैं, और टीवी एंकर बाकायदा भागते हुए दिखाई पड़ रही है। ये वायरल भी हो रहा है वीडियो। तो इसका मतलब है कि बहुत ही प्रिसाइज अटैक है। और तेहरान का जहां तक सवाल है, वैसे तो वो हर एक रणनीतिक महत्वपूर्ण स्थानों पर अटैक कर रहे हैं। तेहरान का लगता है कि वो गली गली वो स्थान स्थान समझ रहे हैं और वहां पर वो अटैक कर रहे हैं। सही बात है दिवाकर जी, और इसीलिए शायद उन्होंने संदेश दिया है तेहरान की जनता को कि आप लोग अपने भीड़ भाड़ के इलाके छोड़ दें, क्योंकि सब देश ऐसा करते हैं। कुछ कुछ उनके वेपन सिस्टम्स और प्रोटेक्टिव सिस्टम्स रिहायशी इलाकों में लगे ही होते हैं, और जब तक उनको निकारा न किया जाए तब तक पूर्ण रूप से कंट्रोल को नहीं पाया जा सकता। और अगर उनको निशाना किया जाए तो उसके साथ कोलैटरल सिविल कैजुअल्टीज भी हो जाती हैं, जिसकी कि उन्होंने चेतावनी दे दी है कि आप लोग इन इलाकों को खाली करें। इसी तरह की चेतावनी उन्होंने हमास के लिए गाजा में भी दी थी, और उसकी उन लोगों ने खाली नहीं की जगह, और फिर उसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ कि सिविल रिहायशी इलाकों में इन्होंने डैमेज कर दिया, हॉस्पिटल डैमेज कर दिया। पर अगर वेपन सिस्टम आपने वहाँ रखे हैं तो युद्ध में उनको तो न्यूट्रलाइज करना ही होता है। जी जी। और अगर उसके साथ कोलैटरल डैमेजेस जितनी भी आप एक्यूरेसी रखें, जो एरिया वेपन्स हैं, कुछ तो पिन पॉइंटेड वेपन्स होते हैं, जैसे हमने ब्रह्मोस का यूज किया था, जिसने नहीं तोड़ा, दीवार नहीं तोड़ी, खिड़की से घुसकर अंदर जाकर, इतना प्रिसीजन हर मिसाइल का नहीं होता। और उसमें जो हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल्स होते हैं वो फटते हैं और बड़े एरिया में वो कवरेज होता है उनका। सर, इजराइल की तरफ से एक प्रोपोगेट भी किया जा रहा है, वॉर प्रोपोगेशन में आता है, आप इसके विशेषज्ञ हैं। इजराइल ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कराना चाहता था ईरान, और इसलिए हम उसको पनिश करेंगे, हमें तबाह करना चाहता था इसलिए पनिश करेंगे। खबर यह भी है कि इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था और इसके लिए अमेरिका से इजाजत मांगी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए मना कर दिया था। बट आज जो वो संदेश प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से देते हुए दिख रहे हैं, इजराइल की आर्मी की बात मैं कर रहा हूं, उसमें क्या अब खामेनेई या राष्ट्रपति पेजेश्किन इनको भी निशाना बना सकते हैं? मुझे लगता है कि खमेनेई वगैरह निकल जाएंगे ईरान से जी। ऐसी मुझे कुछ भावना हो रही है, और हो सकता है उनको निकलने के लिए एक सेफ रूट दे दिया जाए। क्योंकि अल्टीमेट एम की मैं हमेशा बात करता हूँ, किसी भी युद्ध को अगर आपने डिसएंगेज होना है तो एक जो आपका एम रहा है वो अचीव होने का इंतज़ार करते हैं। एक अचीव जो इनका एम था, उनकी एटॉमिक पावर को ख़त्म कर देना और इतना नकारा कर देना कि वो अब दोबारा एटॉमिक हथियार तैयार करने की कम से कम 10-20-15 साल ना सोच सकें। दूसरा जो एम था कि ये प्रॉब्लम लगातार तब तक चलती रहेगी जब तक कि ईरान का रिजीम चेंज नहीं हो जाता। तो रिजीम चेंज करने का एक तरीका वो था कि टॉप नॉच जितने भी लोग हैं उनका सफाया कर दिया जाए, जो काफ़ी हद तक हो गया। khomeini अभी तक बचे हुए हैं, और अगर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं तो भी रिजीम चेंज की सूरत आ जाएगी। और मैं समझता हूँ वो दूसरा बड़ा एम होगा जो इजराइल अचीव कर चुका होगा, और उसके बाद डिसएंगेजमेंट एक खूबसूरत एंडिंग होगा इस पूरी बात का। और इसके डिसएंगेजमेंट में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, क्योंकि जो भी है वो हवाई हमले का गेम है, उसको रोकना भर है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। हम अगले वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक फिलहाल ये किसी ने विशेषज्ञ ने ये बात नहीं कही है
कि खामेनेई पर ऐसा भी दबाव पड़ रहा है कि ईरान में ज़्यादा तबाही न मचे और खामेनेई की स्थिति वो हो जाए कि उन्हें सेफ पैसेज दिया जाए, वो ईरान छोड़ करके किसी दूसरे देश में शरण ले लें। और जैसा कि कर्नल सर कह रहे हैं कि अब इजराइल उस स्थिति में पहुंच चुका है, तो सर हम चलते चलते, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या आज रात ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाली है? प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही लग रहा है। ये रात बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हमें कोई ऐसा मैसेज दे देंगे कि मैं हार गया और गिव अप कर रहा हूँ, इसकी मुझे बिल्कुल आशा नहीं है इतने युद्ध के बाद। पर अगर वो अपनी पब्लिक को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि युद्ध की समाप्ति हो जाए, और दिल में ये समझ गए हैं कि अब उनका जो आधिपत्य था, उनका जो साम्राज्य था, वो समाप्त हो चुका है, अब उससे ज़्यादा अपने लोगों को मरवाने के लिए या अपने मुल्क को तबाह कराने से बेहतर है कि वो खुद अपना किनारा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कर्नल सर की बात अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर हम ऐसे ही एक वीडियो लेकर आएंगे। क्या होगी स्थिति, हालांकि कर्नल सर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्थिति अब खामेनेई के लिए कुछ दूसरी आ चुकी है। भारी बर्बादी से बचाने के लिए वो एक रास्ता ये भी अपना सकते हैं कि वो देश छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर फिलहाल जा सकते हैं। आप अगर सहमत हैं, हाँ नहीं में उत्तर दीजिए, और अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो सवाल पूछिए, कर्नल सर तक हम वो सवाल भी पहुंचाएंगे और कल की बातचीत में हम उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।